एक तानाशाह का सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता होगा? उसके पास बेतहाशा ताकत हो और एक ऐसी सत्ता हो जो कभी खत्म ही ना हो। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 साल से चीन की सत्ता में बने हुए हैं, टर्म लिमिट हटवा चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 25 साल से रूस की सत्ता में बने हैं, टर्म लिमिट हटवा चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रचेप तय्यप अर्दोआन 22 साल से सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री का पद ही उड़वा दिया। अब अगला चुनाव लड़ने के लिए कानूनी तिगड़म कर रहे हैं। अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, 36 साल से ईरान की सत्ता में बने हैं, यहां टर्म लिमिट का झंझट ही नहीं है। फिर पुतिन्स बॉय अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सत्ता में आए हुए 31 बरस बीत चुके हैं, 2035 तक सत्ता में रहने का इंतजाम भी कर चुके हैं। ये तो कुछ प्रचलित नाम हैं जिन्हें आप जानते हैं, इनके बारे में सुनते और पढ़ते रहते हैं। कुछ एक नाम ऐसे भी बताते हैं जो आपको अब तक सुनाई नहीं दिए होंगे या फिर जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति को सत्ता में बने हुए 42 बरस बीत चुके हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में एक छोटा सा देश पड़ता है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया के पास है। यहाँ के सुल्तान हैं हसनल बोलकिया, लगभग 58 बरस से ये सत्ता में बने हुए हैं। वर्तमान में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले देश के मुखिया हैं। ब्रुनेई में दौलत बहुत है तो असहमति की आवाजें कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन इससे व्यवस्था लोकतांत्रिक तो नहीं हो जाती है। पर हम आज ये सब नाम आपको बता क्यों रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा राज करने वाले लोगों की फहरिस्त में एक और नाम अब जुड़ने वाला है। वो नाम है असिमी गोइता। वेस्ट अफ्रीका देश माली के फौजी जनरल हैं, इन दिनों माली के अंतरिम राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। 2021 में सिविलियन सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता में आए थे, इस वादे के साथ कि जल्द ही देश में चुनाव करवाएंगे, जनता की चुनी सरकार देश चलाएगी। पर 4 साल बीत चुके हैं, अब तक ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से 10 जुलाई को गोइता ने एक ऐसे कानून पर मुहर लगा दी जिससे उन्हें राष्ट्रपति के पद से कभी नहीं हटाया जा सकेगा। फिलवक्त उन्होंने 2030 तक अपना कार्यकाल बढ़ा लिया है, पर कानून में ऐसा भी प्रावधान है कि वो अपने मन के मुताबिक कार्यकाल को रिन्यू कर सकेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अफ्रीका में 10 जुलाई को एक तानाशाही की नींव पड़ी है जिसे हटाना अब मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असीमी गोइता माली की बदहाली को खत्म कर पाएंगे? क्या वो यहां से आतंकवाद का सफाया कर पाएंगे? आज के शो में इसी बात पर चर्चा होगी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। माली वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ जमीन है, समंदर से कोई सीमा नहीं मिलती। अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया से इसकी सीमा मिलती है जमीन वाली। लगभग 2 करोड़ 40 लाख की आबादी है यहाँ। 95% मुसलमान हैं, बचे 5% में पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों, ईसाई धर्मों को मानने वाले लोग और नास्तिक लोग भी आते हैं। माली की राजधानी बामाको है, टिम्बकटू शहर भी यही है। कभी ये इस्लामी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जहां हजारों पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। यहाँ आज भी 7 लाख से ज्यादा हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें मौजूद हैं जो धर्म, विज्ञान और गणित से जुड़ी हैं। और क्या रोचक बातें हैं माली के बारे में? माली का 65% हिस्सा रेगिस्तान है, कुछ हिस्सा सहारा रेगिस्तान का भी यहीं पड़ता है। यहाँ का मौसम इतना गर्म होता है कि कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। माली के जेने शहर में द ग्रेट मस्जिद ऑफ जेने है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी से बनी इमारत है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ बड़ी बड़ी सोने की खदान है। पिछले साल यहाँ 70,000 किलो सोना निकाला गया था। साउथ अफ्रीका के बाद अफ्रीका महाद्वीप में माली का दूसरा नंबर आता है गोल्ड प्रोड्यूस करने में। माली में हर साल एक अनोखा त्योहार होता है,
एंटोगो फेस्टिवल, जिसमें गांव के गांव एक ही तालाब में साथ कूद कर मछलियां पकड़ते हैं। जो सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है उसे हीरो माना जाता है। लेकिन माली को कुदरत और संस्कृति ने जो वैभव दिया है वो उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हासिल नहीं हुआ। माली अफ्रीका के कू बेल्ट में है, माने उस इलाके में जहां तख्ता पलट पर तख्ता पलट होते रहते हैं। माली में अब तक 5 बार तख्ता पलट हो चुके हैं। कब कब ये भी जान लीजिए। पहली बार साल 1968 में लेफ्टिनेंट मूसा ट्रेयोर ने इसका नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति मोडिबो कीता को हटाया गया था। दूसरी बार साल 1991 में अमादो तोमानी तोरे ने इसका नेतृत्व किया और मूसा त्रेओरे की सरकार गिरा दी, जो खुद तख्ता पलट कर सत्ता में आए थे। तीसरी बार 2012 में माली में तख्ता पलट हुआ था। पिछली बार की तरह सेम पैटर्न था इस बार भी। अमादो तोमानी तोरे को हटा दिया गया था और सत्ता आई थी कैप्टन अमादो सानोगो के पास। चौथी बार 2020 में तख्ता पलट हुआ। इसका नेतृत्व किया था जनरल असीमी गोइता ने। गोइता ही इस समय माली के राष्ट्रपति हैं। इस वाले तख्ता पलट की कहानी थोड़ा विस्तार से अब समझते हैं। 2018 में इब्राहिम बू बकर केटा दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। इन 2 कार्यकालों के दौरान माली में दर्जनों आतंकी हमले हुए, इनमें सैकड़ों लोग भी मारे गए। फिर अर्थव्यवस्था की हालत खराब सी हो गई। 2018 वाले चुनाव में तो बू बकर पर धांधली के आरोप भी लगे, जांच भी बैठाई गई थी, लेकिन उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। बू बकर अपने पद पर बने रहें। देखते देखते अगला चुनाव आ गया, साल 2020 मार्च का महीना। फिर एक बार माली के संसदीय चुनाव हुए। बू बकर से जनता नाराज हो चुकी थी। पोल्स में वो पीछे चल रहे थे, किसी को उनके जीतने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन परिणामों ने सबको चौंका दिया। उन्होंने फिर जीत हासिल कर ली। एक बार फिर उन पर धांधली के आरोप लगे, पर इस बार के इलेक्शन में कुछ घपलेबाजी एकदम पब्लिकली हो गई, जिसने बू बकर के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मसलन वोटिंग से 3 दिन पहले विपक्षी नेता सोमाइला सीसे अगवा कर लिए गए। इसके अलावा कई चुनावी अधिकारी और कम्युनिटी लीडर्स की भी किडनैपिंग हुई। गड़बड़ी इतनी ही नहीं हुई, अप्रैल 2020 में एक अदालत ने 31 विपक्षी उम्मीदवारों के नतीजे भी पलट दिए। इससे विपक्ष की सीटें घट गई और केटा की पार्टी रैली फॉर माली की सीटें बढ़ गई। इस खुल्लम खुल्ला घपलेबाजी की वजह से प्रदर्शन शुरू हुआ। मौका पाकर सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल असीमी गोइता टीवी पर आए और वही शब्द कहे जो अमूमन हर सेना का जनरल तख्ता पलट करते समय कहता है। क्या कहा? देश में आर्थिक हालात सही नहीं हैं। मौजूदा सरकार विदेशी सपोर्ट से चल रही है। इन्होंने चुनाव में धांधली भी की है, इसलिए सरकार का तख्ता पलट किया जा रहा है। अंतरिम सरकारें बनाई जाएंगी, कुछ महीनों में फेयर इलेक्शन होंगे और जनता की चुनी सरकार आएगी। कुछ समय के लिए गोइता ने अपने प्रभाव वाली सरकार बनाई, लेकिन उसने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 2021 में गोइता ने फिर से इसका तख्ता पलट कर दिया, यानी 2 बार तख्ता पलट किया इन्होंने, और तब से ये देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं और अब खुद को लीडर फॉर लाइफ बना लिया है। 10 जुलाई को एक कानून में मुहर लगाकर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। गोइता अपने कार्यकाल को एक्सटेंड करने की कोशिश इस साल की शुरुआत से ही कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए देश की संसद के सामने एक प्रस्ताव भी रखा था, जिसे ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने नकार दिया था। इस बात से गोइता नाराज भी हो गए थे। मई महीने में ही उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पार्टियों पर ही प्रतिबंध लगा दिया और किसी भी तरह की मीटिंग पर भी पाबंदी लगा दी। गोइता के कार्यकाल की 4 बड़ी उपलब्धियां बताई जाती हैं। क्या? पहली, गोइता ने माली से फ्रांस की छुट्टी की है। माली फ्रांस का उपनिवेश रहा है। फ्रांस ने यहां से सोना और दूसरे जरूरी खनिज ले लिए थे। कई सालों तक यहां की संपदा का फायदा उठाया है। 2013 से यहां फ्रांस की सेना की मौजूदगी थी। आतंकवाद से लड़ने में वो माली की सेना की मदद करती थी। 2022 में कीता ने फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस भेज दिया। दूसरी ये कि रूस और चीन से करीबी बढ़ाई। फ्रांस के जाने के बाद पुतिन की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर यहां तैनात की गई। अब ये आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने में माली सेना की मदद कर रही है।
हालांकि जनवरी 2025 में रिपोर्ट आई थी कि वैगनर ने अपना मिशन यहां पूरा कर लिया है और अब वापस जा रही है। माली ने रूस से लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार सिस्टम और हथियार भी लिए हैं। तीसरी बात यह कि आतंकवाद से लड़ने में कैंपेन तेज किया गया। फ्रांस के जाने के बाद लगा था कि माली आतंकवाद के सामने घुटने टेक देगा। माली समेत वेस्ट अफ्रीका के देशों में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी संगठन की प्रेजेंस है। इस पर हमने राजदूत के एक एपिसोड में विस्तार से बात की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गोइता ने आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए कैंपेन तेज किए हैं। इस दौरान आम नागरिकों की भी जान गई है, इसलिए गोइता पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। चौथी बात यह कि गोइता ने माली को दो बड़े रीजनल संगठन से निकाला है। पहला संगठन था G5 सालेह और दूसरा ECOWAS यानी इकोवास। G5 सालेह आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया एक संगठन था। इस संगठन को वेस्ट का समर्थन मिला हुआ था। अब माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने मिलकर एक नया संगठन बना लिया है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। इसमें आगे और देशों को जोड़ने की भी योजना है। इसका मकसद भी आपसी सहयोग बढ़ाना है। साहेल अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तट या किनारा। धरातल पर सहारा रेगिस्तान और सवाना के घास के मैदान के बीच के इलाके को यह नाम दिया गया है। इसका पूर्वी किनारा लाल सागर, जबकि पश्चिमी किनारा अटलांटिक सागर से मिलता है। बीच में सूडान, चाड, नाइजर, माली और मॉरिटियाना का अधिकांश हिस्सा साहेल में पड़ता है। बाकी कई देशों के थोड़े बहुत इलाके इस रीजन में माने जाते हैं। लोकेशन और डेमोग्राफी की वजह से नाइजर साहेल के सबसे अहम देशों में भी गिना जाता है। तो ये उपलब्धियां थी आसिमी गोइता की, पर उनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं 3 बिंदुओं में, वो भी समझ लीजिए। नंबर 1, आरोप लगते हैं कि उनकी सेना ने वैगनर के साथ मिलकर आम नागरिकों की हत्या करवाई है। नंबर 2 ये कि वेस्ट से दूरी की वजह से वहां से आने वाली मदद भी रुक गई है। 2023 में यूएन की शांति सेना MINUSMA को माली छोड़ने के लिए कहा गया था, जिससे यूएन की मदद भी अब बहुत कम आ पाती है। और नंबर 3 जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वेस्ट अफ्रीका के दूसरे मुल्कों की तरह माली में भी चुनाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। असीमी गोइता पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा है और जब से उन्होंने अपना टर्म एक्सटेंड किया है, ये आरोप और तेज हो गए हैं। जाते जाते उनकी कहानी भी जानते जाइए। 9 नवंबर 1983 में पैदाइश हुई। पिता सेना में अधिकारी थे। एक मिलिट्री एकेडमी में गोइता की पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ने के बाद अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में भी ट्रेनिंग ली। खास तौर पर काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ली, क्योंकि उनका देश आतंकवाद से ग्रसित था, अब भी है। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आर्मी भी ज्वाइन की। साहेल रीजन में कई मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा भी लिया। 2018 में कर्नल के पद के साथ माली विशेष बलों की कमान भी संभाली। अब कुछ अपडेट्स लेते जाइए। पहला अपडेट तुर्की से है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK ने खुद को डिसआर्म करना शुरू कर दिया है। इराक के कुर्द इलाके से खबर आई है कि वहां PKK के 20 से 30 लड़ाके हथियार नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने हथियार किसी सरकार को देने के बजाय नष्ट करने का फैसला लिया। भले ही ये एक सिंबॉलिक एक्शन है, लेकिन PKK ने इस तरफ कदम तो बढ़ा ही दिया है। वही PKK जिसकी वजह से अब तक तुर्की में 40,000 लोगों की जान गई है। मई 2025 में PKK के लीडर ने जेल से ही डिसआर्ममेंट की बात कही थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान ने इस कदम की तारीफ भी की है। दूसरी अपडेट अमेरिका से है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए सोशल एक्टिविस्ट महमूद खलील ने ट्रंप सरकार पर $20 मिलियन का मुकदमा किया है। भारतीय रुपए में लगभग 170 करोड़ रुपए होती है ये रकम। हुआ क्यों? दरअसल खलील ने पिछले साल प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्हें 3 महीने की जेल हुई थी। खलील का कहना है कि उन्हें बिना कसूर के जेल भेजा गया है। उन्होंने अपने मुकदमे में अमेरिका की 3 एजेंसियों का नाम दिया है: डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ICE और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एज डिफेंडेंट्स। AP के साथ बातचीत में खलील बोले, ये मुकदमा ट्रंप को ये बताने के लिए किया गया है कि वो डरा धमका कर हमारी आवाज को दबा नहीं सकते।
इसी अपडेट के साथ राजदूत का ये अंक यहीं खत्म होता है। इसे लिखा हमारे साथी साजिद ने, शूट किया निवेदिता ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गांव।